नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आज आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे केस को लेकर के जिसमें 13 साल के एक लड़के को लेफ्ट साइड के हाथ और पैर में कमजोरी आ जाती है और उसके लेफ्ट साइड के हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस केस में क्या होता है कि एक 13 साल का लड़का जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है हॉस्पिटल के। और लड़के को जो है पहले से कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, यानी इसको पहले से कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आकर के बताया जाता है कि भाई बच्चे को जो है लेफ्ट साइड में कमजोरी आ गई थी हाथ पैर में पिछले 2 घंटे पहले। और बच्चा जो है पिछले 2 घंटे पहले जब अपना होमवर्क कर रहा था उस टाइम पे ये काफ़ी कन्फ्यूज भी था। माता पिता से पूछा जाता है कि बच्चे को कोई दौरे आए थे क्या, तो वो मना कर देते हैं, किसी प्रकार के कोई दौरे नहीं नोट किए गए। और साथ साथ बताया जाता है कि बच्चे को जो हाथ पैर के ये लक्षण आए थे कमजोरी के, ये भी सारे के सारे गायब हो गए। जब बच्चे से पूछा जाता है कि कोई सर में दर्द है क्या या कोई देखने में दिक्कत है क्या, तो वो मना कर देता है। ना ही उसको कोई चक्कर वगैरह, ना ही उसको कोई बुखार, ना ही बच्चे की कोई गर्दन में जकड़ाहट, नेक स्टिफनेस जिसको बोल देते हैं। भी साथ साथ जो डॉक्टर होते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, वो बच्चे की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कि कोई चीज़ क्लू मिलता है क्या। तो बच्चा जो है देखने पर स्वस्थ महसूस हो रहा था और बच्चे में कोई कंफर्टेबल था बच्चा, उसको कोई डिस्कम्फर्ट भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही उसको कोई बुखार था। हार्ट रेट उसकी 90 चल रही थी जो कि नॉर्मल है। बीपी उसका 110/70 था जो कि नॉर्मल था। सांस की गति और खून में ऑक्सीजन 100%, यानी कि सभी चीज़ें लगभग देखने में नॉर्मल आ रही थी। गर्दन को देख करके डॉक्टर जो है दिमाग की झिल्लियों पर अगर कोई असर आता है तो उसको पहचान लेते हैं। तो गर्दन की चेकिंग में भी गर्दन में कोई स्टिफनेस, अकड़ाहट नहीं थी। ईसीजी करके देखी जाती है तो बच्चे की जो हार्ट रेट रहती है या रिदम रहती है जो हार्ट की, वो सभी चीज़ें नॉर्मल थी। जब ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो एग्जामिनेशन कर रहे थे, उसी समय जो नर्सिंग स्टाफ है वो बच्चे को एक आईवी कैनुला लगा देता है। जो हाथ में जो सुई लग जाती है ग्लूकोज वगैरह देने के लिए, वो लगा दी जाती है। और साथ साथ बच्चे का ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उसको लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा जाता है। जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें आता है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन टेस्ट में आ जाते हैं ये। और इसके साथ साथ बच्चे की ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाता है और बच्चे का सीटी स्कैन किया जाता है। जब भी किसी को हाथ पैर में कमजोरी होती है, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, उन सब का सीटी स्कैन जो है सर का बहुत ज़रूरी होता है। अब ये 13 साल का जो लड़का था, इसका जब ट्रीटमेंट चल रहा था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसी टाइम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने के लगभग 1 घंटे बाद दोबारा से लेफ्ट साइड के हाथ और पैर में कमजोरी आ जाती है। और इस बार जो हाथ और पैर की जो ताकत नापी जाती है, हाथ और पैर की जब ताकत नापी जाती है तो उसको 5 का स्कोर दिया जाता है। अगर पूरी ताकत है तो 5 का स्कोर, अगर कुछ कम हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग। तो बच्चे की जो हाथ पैर की ताकत थी लेफ्ट साइड की, वो थी 5 में से 3। अब ये जो ब्लड टेस्ट हैं, इन सब चीज़ों को देख करके और सिटी स्कैन को देख करके डॉक्टर डायग्नोज बनाते हैं। डायग्नोज बनता है एक्यूट सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए जिसको बोल देते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे के जो ब्रेन के अंदर राइट मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है, जिसको एमसीए सिटी स्कैन के अंदर लिखा हुआ आता है, उसमें इन्फाक्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर खून की सप्लाई रुक जाती है। इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर राइट एमसीए में जो है थ्रम्बस बन जाता है। थ्रोम्बस क्या होता है? जब वहाँ पर किसी भी कारण से खून का थक्का बन जाता है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनकी वजह से हो सकता है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि वहाँ पर जो राइट एमसीए थी उसके अंदर थ्रोम्बस बन गया था, खून का थक्का बन गया था। और जब बच्चे को ये परेशानी होती है तो तुरंत जो है न्यूरो वाले डॉक्टर जो होते हैं, न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, इनसे कंसल्ट किया जाता है। तो उस स्थिति में कभी कभी जब किसी व्यक्ति के ब्रेन के अंदर कोई खून का थक्का बनता है, तो आजकल जो प्रैक्टिस चलने लगी है उसमें कभी कभी डॉक्टर डिसीजन ले लेते हैं कि खून को थक्के को पिघलाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको थ्रोम्बोलाइटिक्स बोलते हैं, जिसमें टिनिकटिप्लेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसी दवाइयाँ आती हैं, उनका भी प्रयोग कई बार कर देते हैं। तो ये जो खून के थक्के को पिघलाने वाली दवाइयाँ होती हैं, इनके साथ कुछ रिस्क भी शामिल होते हैं और जिनमें दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना एक सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। अब चूंकि ये बच्चा जो है, इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, इसलिए इस बच्चे में ये थ्रोम्बोलाइटिक्स यानी कि खून के थक्के को पिघलाने वाली दवाइयों का प्रयोग डॉक्टर जो है मना कर देते हैं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा थे और ऐसी स्थिति में इतनी कम उम्र के बच्चे के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता था। दूसरी बात ये थी कि बच्चे को जब पहली बार दिक्कत हुई तो उसको जो है तुरंत से आराम भी मिल गया था। ये जो है ट्रांजिएंट स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में रोगी का सीटी एंजियोग्राम भी किया जा सकता है और एमआरए, मतलब ये एमआरआई जैसा ही एक टेस्ट होता है, बस एंजियोग्राम होता है। एंजियोग्राम में क्या होता है कि जो दिमाग की नसें होती हैं, आर्टरीज वगैरह, वो दिखाई दे जाती हैं अंदर से कि उनकी क्या स्थिति है। तो एमआरआई अलग चीज़ है और एमआरए यानी कि एंजियोग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग है। एमआरआई में पूरे ब्रेन का पता चलता है, एमआरए में एंजियोग्राफ मतलब एक प्रकार की जो है नसों को देखने का एक तरीका है। तो बच्चे को जो है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन शुरू कर दिया जाता है। देखिए, ये जो दवाइयों का मैं प्रयोग बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ या जो मैंने मेडिकल बुक्स में पढ़ा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनको देख करके किसी को भी ट्रीटमेंट ना लेना है, ना ही करना है, ठीक है।
तो फिर बच्चे को जो है भर्ती किया जाता है आईसीयू के अंदर, ताकि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। मॉनिटरिंग में उसकी वाइटल्स वगैरह और देखा जाता है कि उसकी जीसीएस यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल जो है उसका नापा जाता है कि बच्चे में कोई बच्चा डाउन तो नहीं हो रहा है, यानी कि बेहोशी की तरफ तो नहीं जा रहा है। जो जांचें होती है उसमें उसको लोकल मास इफेक्ट भी मिलता है, यानी कि मिड लाइन शिफ्ट मिलती है ब्रेन के अंदर। मिड लाइन शिफ्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब कभी आप ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जैसे आप अखरोट देखते हैं उसी तरीके से अखरोट की दो गिरी होती हैं, अखरोट को जब आप तोड़ते हैं तो उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन होता है उसके भी दो लोब होते हैं, दो हिस्से होते हैं। उन दो हिस्सों में जो है जब कभी किसी कारण से एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर दबाव डालने लग जाता है तो उस स्थिति में उनकी जो मिड लाइन होती है, बीच की एक रेखा होती है कि दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, तो वो मिड लाइन शिफ्ट हो जाती है, यानी किसी एक साइड में दूसरा हिस्सा जो है दूसरे हिस्से पर दबाव डालने लग जाता है। इसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राम भी ऐसी स्थिति में किया जाता है, इको करके देखा जाता है। और जो इस तरह की स्थितियाँ होती हैं उनमें लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, जिसको एनोक्सोपैरिन भी बोलते हैं, इस तरह की दवाइयों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन इनको बहुत ही रैशनल तरीके से ही प्रयोग किया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के बाद उसके लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और छठे दिन या 7वें दिन जो है उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो बच्चों में बहुत ही कम होता है ऐसी स्थिति, लेकिन 10,000 बच्चों में अगर देखा जाए तो 25 ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनमें इस तरह की स्थिति आ जाए। और अगर न्यूनेट्स मतलब बिल्कुल ही छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो 10,000 में 5 से लेकर के 13 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको इस तरह की दिक्कत ब्रेन के अंदर हो जाए। कभी कभी बच्चों में दिक्कत जो है थोड़े समय के लिए होती है और ठीक हो जाती है। कभी कभी बच्चों में ये समस्या 24 घंटे से ज़्यादा तक रह सकती है। इस स्थिति को अगर ये होकर के ठीक हो जाती है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स बोलते हैं, TIA, तो इस तरह की दिक्कतें बच्चों में भी हो सकती है। कुछ कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं जिनकी वजह से रिस्क बढ़ सकता है इस तरह के इस्चेमिक स्ट्रोक का, यानी कि खून की सप्लाई में अगर बाधा आती है तो उसमें हो सकता है CHD मतलब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बच्चों को होती है, मतलब जन्म से ही उनमें जो है हार्ट में कोई डिफेक्ट मिलता है। दूसरे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि खून की जो नसें होती हैं उनके अंदर थक्के जम जाते हैं, प्लेक्स जम जाते हैं, कभी कभी सीकल सेल डिजीज बच्चों में हो जाती है, उस तरह की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। मेनिंजियल कोई इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, सेप्सिस, ब्रेन में कोई ट्रॉमा, इस तरह की दिक्कतें जो है बच्चों में एक्यूट इस्चेमिक अटैक्स, स्ट्रोक्स की मात्रा बढ़ा देती है। तो जो 1 साल के उम्र तक के बच्चे होते हैं उनमें अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो उसमें उनको जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें उनको दौरा आ जाता है, या उनकी मांसपेशियां जो है हाथ पैर में कोई कमजोरी मिल सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है उन बच्चों को, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है उनको। इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं उनमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितना जल्दी जो है इस बीमारी का डायग्नोज बन जाएगा, पता चल जाएगा और इसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, उतनी ही जल्दी ये जो ब्रेन के अंदर थक्के जमते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि इसको पहचानने में समय लग जाए तो फिर बीमारी पुरानी हो सकती है और पुरानी बीमारी ठीक होने में ये वाली समस्या पैदा कर सकती है। तो यदि इस तरह की चीज़ें जो है कभी भी कोई व्यक्ति नोट करता है अपने बच्चों में तो उसको तुरंत इमीडिएटली जो है एक्शन लेना चाहिए और अपने नज़दीकी जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाना चाहिए। उससे क्या होता है कि इस बीमारी के ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।